गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज परिया अदरीस। तहरीक इंसाफ के अंदर कई रोज़ से हम एक लड़ाई देख रहे थे, आखिरकार कम से कम ये वाली बैटल ख़त्म हुई है। ये लड़ाई फैसल चौधरी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद उनको अचानक पार्टी की कानूनी टीम से निकालने पर शुरू हुई। इस मुलाकात में फैसल चौधरी ने बानी को डी चौक एहतजाज और पार्टी कारकुनान की सूरत हाल से आगाह किया था। इस मुलाकात के बाद पार्टी क़यादत ने उनको कानूनी टीम से बेदखल किया। फिर सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ के माबैन एक जंग नजर आई। आज बानी तहरीक इंसाफ ने मुदाखलत करके लड़ाई ख़त्म करवा दी है। बानी तहरीक इंसाफ ने आज फवाद चौधरी को भी पार्टी क़यादत पर तनकीद से रोक दिया। ऐसी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये बात की, एक स्टेटमेंट भी दिया, ज़रा देखिए। ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, इसमें सिवाय ये कि ये कोई सुबह उठ के जेल शेल लगा के कॉफी शॉफी पी के और अपना कहेंगे ये आज सारे कारकुन निकल आए और जी 4 बजे फलानी जगह पहुंच गए, फिर 4 बजे कहेंगे नहीं जगह बदल लेते हैं अब 6 बजे पहुंच गए। क्या आप ये को मजाक है? पर्चे हो के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान की जेलें भरी हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों से। ना कोई आपकी स्ट्रेटेजी है, ना आपका कोई सर है, ना पैर है, और हम सारे लोगों को यहाँ धक्के में लगवाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरा पूरा खानदान ECL के ऊपर, हम गद्दार हैं और माशाल्लाह सारे ECL के ऊपर हैं, सारे केस भी भुगत रहे हैं, 7 महीने जेल भी भुगत ली, बदतरीन तशद्दुद भी हो गया, और ये लोग सारे जो है वो उनकी अयाशी लगी हुई है। बट 3 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया। उन्होंने कहा इमरान खान का हुक्म मिला है कि तनकीद नहीं करनी, तो अब क्या कर सकते हैं, गुड लक। मोस्ट प्रॉबेबली ये मैसेज फैसल चौधरी साहब के थ्रू ही मिला होगा। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ को आज तवील अरसे के बाद मुलाकातों की इजाज़त मिल गई। उनकी मुलाकात हुई उनकी बहन अलीमा खान से, और उन्होंने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, ये भी देख लीजिए। इमरान खान को इस फसायत में रखा है, इतना इन्होंने जुल्म किया है, उनको कमरे में बंद कर दिया, उनको 5-6 दिन तो उनकी ना बत्ती थी, ना उनको कमरा सेल खोला गया, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, ना उनको पता था बाहर क्या हो रहा है, ना किसी को मुलाकात की इजाजत थी, ना लॉयर्स को, ना फैमिली को, और उनका खाना पता नहीं उनको क्या दिया गया जो उनको फिर उल्टियाँ आई हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है। किसी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, जेल वालों ने हमारी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके लॉयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। एक तासुर था कि बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ की बहनें जो रहा हुई हैं, ये किसी डील का नतीजा है, जिसके बारे में आज राना सनाउल्लाह ने क्लैरिफिकेशन दी है, वो भी देख लीजिए। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की दोनों बहनों की जमानत का मामला है। इसमें ये डील वाली बात बिल्कुल गलत है। डील किससे होनी है? हमसे ही होनी है, दूसरी तरफ हम भी हैं, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डील की बात नहीं है। लेकिन PTI एक ऐसी जमात का, ऐसे इंतशारी टोले का रूप धारे हुए है, ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार है, और ना ही डायलॉग करने को तैयार है, ना मुज़ाकरात करने को तैयार। I'll start with you, फैसल चौधरी. Thank you so much for being on the program and congratulations, आप वापस PTI की लीगल टीम का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या रीज़न यही थी कि फवाद चौधरी साहब बहुत तनकीद कर रहे हैं पार्टी के ऊपर? देखिए, रीज़न तो कभी मुझे ऑफिशियली कन्वे नहीं की गई किसी तरफ से, तो मैं ज़ाहिर है आज ये प्रपोज़ल खान साहब को दिया गया तो उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया और उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने मुझ पे अपना जो ट्रस्ट रिपोज किया, मैं उसके लिए इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने हमेशा मोहब्बत और एहतराम जो है वो दिया, और हमेशा जो है वो मेरा उनके लिए बहुत एक ख़ास रिश्ता है, और आज से नहीं है, सालों से है। प्रिया वी कम लॉन्ग ईयर्स, और मैंने खान साहब को के साथ हमने बहुत सारी जद्दोजहद जो है, मद्दोजज़र हमने इकट्ठे देखे हैं। तो मुझे 2000 PTV और पार्लियामेंट हमला केसेस से लेके आज तक जो है इनका बड़े केसेस इंक्लूडिंग द पंजाब इलेक्शन केस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये जो सारे PTI की जो पनामा या सारे मामला थे उसमें मैं उनका हिस्सा था। तो आज दोबारा उन्होंने वही ट्रस्ट दिया, मोहब्बत दी, और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और फिर उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो आगे मुझे लीगल कमेटी के हेड जिस तरह से कहेंगे, तो आई विल बी डूइंग दैट। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डायरेक्टेड। और जो मैसेज जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने कि मुझे मैसेज मिला कि तनकीद नहीं करनी, वो आपने ही गालिबन दिया फिर आकर? जी, मैंने एक्स पोस्ट की है, और मैंने ज़ाहिर है वो पब्लिक मैसेज है, वो मैंने उनको जो मुझे खान साहब का हुक्म था, मैंने खान साहब का हुक्म कंप्लाई करते हुए फवाद साहब को मैसेज दिया, और वो मैसेज जो है उन्होंने उसके ऊपर मस्बत इजहार किया। और मैं समझता हूँ कि फवाद साहब की जो तनकीद है पार्टी के ऊपर,
रिगार्डलेस कि वो जायज़ है नाजायज़ है उसको छोड़ना चाहिए। और पीटीआई के कुछ लोगों की तनकीद उनके ऊपर मेरा ख्याल में वो कोई मुनासिब बात नहीं थी उससे, क्योंकि पीटीआई को या पीटीआई के उस कॉज को जिसका जो इस वक्त हमारा जो कॉज है वो इमरान खान साहब की रिहाई है और इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, तो और या उनकी बेगम साहबा के ऊपर मुकदमात हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर जो मुकदमात हैं, तो उससे तो जो है वो हट के तो इन चीज़ों की तरफ जा रही थी। तो खान साहब ने आज इस चीज़ को भांपा और उन्होंने ये जो एक इख्तलाफात जो आए थे उसको फ़ौरन उन्होंने हल किया। मुझे उन्होंने बहुत मोहब्बत दी आज, और सलमान राजा साहब का भी शुक्रिया कि मैंने उनको वहाँ पे ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। अब फवाद साहब को क्योंकि आप अपने इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुके हैं और जो चले बहुत ज़्यादा गुस्से में करते हैं इस हवाले से फवाद चौधरी साहब, बट ये बात तो आप भी कह चुके हैं कि इतने दिन हो गए बाहर नहीं निकाल सके, हालत ख़राब थी, पैनिक होना चाहिए था, वो नहीं हुई। आज भी आपने जब सूरत हाल देखी है तो क्या सूरत हाल थी? देखिए आज इमरान खान साहब को देख के मैं काफ़ी मुतमईन हुआ। मुतमईन तो इस तरह से नहीं क्योंकि वो जेल में है, जब तक वो बनीगाला में टहलते हुए नज़र नहीं आएंगे तो उस तरह का इत्मीनान तो नहीं होगा। लेकिन फरीहा जो मैंने जुमेरात को जिस तरह से उनको देखा तो मेरा बहुत दिल रंजीदा था, क्योंकि मेरा खान साहब के साथ ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ वकील का नहीं है, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ जो है एक बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है और मैं उनको एक बहुत एहतराम की जगह पे अपने बड़े की हैसियत से देखता हूँ। और मुझे जो बहुत ज़्यादा ग्रांग बात गुजरी, जिस तरह से उनके ऊपर ये इनह्यूमन कंडीशंस एप्लीकेबल की गई, जिस तरह से उन्होंने आज भी उसका इजहार किया और अदालत के सामने भी किया और मीडिया के सामने भी किया, और उसके बाद हलीमा बीबी ने ये बात मीडिया पे उनके पैगामात दिए, क्योंकि आज हलीमा बीबी मौजूद थी तो आज इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम पीछे रहेंगे। उस दिन जो है मुझे खान साहब का हुक्म था कि ये बात बताएं और वो मैंने बात मानो अन जो मैंने अंदर देखा वो मैंने बाहर बयान कर दिया। और उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा भी और तकलीफ भी हुई, लेकिन आज मुझे खान साहब को उस तरह दोबारा देख के वो शेव थे, वो फ्रेश थे और वो एक्सरसाइज करके आए हुए थे, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक मेरे से शफकत की, मैं उसका बहुत मशकूर हूँ उनका। उन्होंने बहुत ही एक शफीक बड़े का रोल अदा किया और ये जो एक और दोस्ती करवा दी, शुरू हुआ लड़ाई थी और दोस्ती करवा दी। चलिए देखिए सलमान साहब बड़े हैं, मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ, वो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, वो पार्टी के भी बहुत बड़े ओहदेदार हैं, तो वो सुलह सफाई जो है वो हो गई। जो उनका हुक्म था खान साहब का वो हम उसकी पैरा देंगे, जो जब तक हम पैरा दे सकते हैं बिल्कुल देंगे और ऐसा देंगे कि सारी दुनिया देखेगी। अगर इजाज़त दें, आज मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट आया है पीटीआई के हवाले से, ज़रा वो भी देखिएगा। प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है, और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। कौसर काज़मी साहब, इस वक्त पीटीआई के जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन इस वक्त भी फोकस्ड है टुवर्ड्स पीटीआई, इसकी रीज़न क्या है? देखें जी, बिल्कुल पीटीआई हमारी तरजीहात में है ही नहीं। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने कहा जी कि ये फितना, जिस तरीके से ये इनकी हरकत और सकनात देख लें, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। हमारी तरजीहात क्या हैं? जो अभी आपने एक क्लिप सुनवाया वज़ीर आला पंजाब का, तो वो हाफिज़ाबाद में किसान कार्ड को जो है वो फ़ाल करने गई थी, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। तो हमारी तो तमाम तर तवज्जो पंजाब के अंदर आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, चाहे वो किसान कार्ड हो, हिम्मत कार्ड हो, अपनी छत अपना घर हो, स्कॉलरशिप हो, ई बाइक्स हों या दीगर बेशुमार मंसूबे, तो बिल्कुल हमारी तरजीहात में तहरीक इंसाफ नहीं है जी। क्यों ये बयान देने की जो वजह थी पंजाब में है कि किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिली, ये भी तरजीह पर है। देखें, अगर इस तरह होता तो तकरीबन आप देख लें लाखों के हिसाब से एप्लीकेशंस दी गई जो कि हम कर्ज फराम करने जा रहे हैं, फ़ी फसल के हिसाब से 1.5 लाख का, और बीज के लिए, खादों के लिए अलग से आड़तियों से जान छुड़ा रहे हैं किसान की। होता क्या था कि जो आड़ती थे वो उनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते थे, फिर जो फसलों की
कीमत होती थी वो मन मर्जी की लगाते थे और महंगाई की सूरत में सारा बोझ आवाम पे आता था। अगर किसान नाराज़ होते तो इतनी ज़्यादा तादाद में एप्लीकेशंस किसान कार्ड के लिए ना दी जाती। ये एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो जोर है ना इनका। तो वहाँ पे हर चीज़ जो वहाँ पे पंजाब में होने जा रही होती है उसको लेके आप देख लें। एयर एम्बुलेंस के हवाले से जो अपोजिशन लीडर हैं, मेरे साथ मुकालमा हुआ एक टीवी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा जी ये सारे हवाई मंसूबे हैं। तो आपने देख लिया कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान हमने बारहा, इसीलिए जब इस तरह के बयानात आते हैं तो हम भी वो फुटेज रिलीज़ करते हैं जिससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह से एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जाता है। तो अभी हमारी तरजीह है ही नहीं अपोजिशन की, तो फिर आप ईजी कर दें उनके मामला। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि हम तो ख़वातीन के जेल में होने के खिलाफ हैं। फिर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, दीगर लोग हैं, उनके ऊपर भी देखिए जो बयान आप माजी में सुना करते थे ना, मुंह पे हाथ फेर के कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं इनके एसी उतार दूंगा, मैं इनको वो तकलीफें दूंगा जो कि जेल में कैदियों को दी जाती हैं। तो आपने ऐलान नहीं किया, 5 दिन बिजली बंद कर दी। देखिए ये अभी फैसल साहब मिल के आए हैं, उन्होंने आपको बताया है कि माशाल्लाह जो खान साहब हैं ही इज़ इन अ गुड हेल्थ और वो माशाल्लाह अच्छे मूड में थे, शेव वगैरह हुई थी। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें बनाई गई कि बिजली बंद हो गई, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको अखबार और टीवी बंद कर दिया गया, बतौर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई सिलसिला था ही नहीं सिरे से। हम जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि तरजीहात कुछ और हैं। मरीम नवाज़ ने खुले अल्फाज में एक काबीना के इजलास में उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे जो माजी में बतौर कैदी हमारे साथ होता रहा, और हम हर रोज़ ये बात साबित करें। ओके, इसके ऊपर मैं ज़रूर स्टेटमेंट लूँगी। बशारा रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले ज़रा पीपल्स पार्टी पे नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जल्द वज़ीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ दें। ही सेड दैट, तो आप डू यू बिलीव इन? उनके अपने जज्बात होंगे, उन्होंने कह दिया, मैं क्या कह सकती हूँ कि उन्होंने किस मूड में कहा। आपके जज्बात दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने? वो एक वक्त होगा ना, इस वक्त तो अभी इलेक्शन हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, तो मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती। तो ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता PMLN के साथ कि वो आपको सपोर्ट करें? और नहीं, ऐसी बात इससे की कोई भी बात नहीं है। सो अब आ जाते हैं जो आज बार बार सब कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह कि फैसल मेरे साथ इससे पहले भी एक प्रोग्राम में थे, वो पूरा प्रोग्राम अगर पे हो गया और ऐसी बातें उसमें हो गई। भाई मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, तो रात में आना कोई बुरी बात नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि रात में सेशन नहीं हो सकता। बात यह है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वजाहत आ चुकी है कोई, और तरमीम 27वीं अभी मेरे ख्याल में कहीं कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि हम सब ब्रेक चाहते, हम मुसलसल जो है वो सेशन अटेंड कर रहे हैं। और मौलाना के पास भी इसी तरह खबर चली गई होगी जैसे आज सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और उसका कोई कंटेंट तो होगा ना कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मैं ख्याल में ऐसी है कंटेंट उसका, अभी तक हमने तो नहीं देखा। मैं आपको मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट दिखाती हूँ, फिर इससे बात करेंगे। 27वीं तरमीम की बात शुरू कहाँ से हुई है ये भी बताएंगे, बट पहले जरा देखिए मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है इंशाल्लाह। हम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। काजी फाइज ईसा ओहदा छोड़ चुके हैं, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ओहदा संभाल लिया है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें मुकदमात की तादाद कम करने पर गौर किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तेहाद कायम करने का बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। चीफ जस्टिस ने इस इत्तेहाद के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया है। चीफ जस्टिस को एक और चैलेंज 27वीं आईनी तरमीम का पेश आ सकता है। अभी शायद रज़ा ने कहा कि बात अगर पे है, लेकिन ये बात हो रही है। वज़ीर आज़म ने से बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि इसमें इस तरमीम पर गौर किया गया।
आईनी तरमीम की मुखालफत में मौलाना फजल रहमान ने भी खुलकर स्टेटमेंट दिया है और मौलाना फजल रहमान ये भी कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन दोबारा चाहिए। ज़रा देखिए, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नजरिए में कायम हैं। कौसर काज़मी साहब, आप इसको इसी तरीके से डिस्कार्ड कर रहे हैं कि ये कोई बात ही नहीं है? देखें जी, PMLN ने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जी। इस वक्त ना कोई इरादा है, ना कोई इस तरह की तरमीम लाई जा रही है, लेकिन अगर हो जाए फ्यूचर में तो पार्लियामान का इस्तेहकाक है। कोई ज़रूरत पड़ती है जिसमें आवाम की फ़लाह, आवाम की भलाई की बात होगी। जिस तरह हमने हमेशा स्पीडी जस्टिस की बात की और उसको काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन से जोड़ते रहे। वो लोग जो यूट्यूब पे डॉलर कमाते रहे, उन्होंने 1, 2, 3 महीने यही मौजूए गुफ्तगू रखा कि हमारा जो 26वीं तरमीम है उसका मकसद क्या है जी, काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देना, जो कि साबित हुआ कि वो झूठे थे। तो अब भी अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कोई इरादा है, ना कोई इस किस्म की तरमीम आ रही है जी। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस वजह से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि माजी में भी आप कहते रहे कि कोई ऐसी बात नहीं है और फिर तरमीम आई। देखें 26वीं पे तरमीम पे तो हम सबको देखें, जितने भी इत्तेहादी थे हुकूमत के, और हम सब कोशिश करते रहे, महीना भर कोशिशें रहीं, उससे तो इनकार कभी भी नहीं किया। मेरे ख्याल में किसी ने इनकार नहीं किया था 26वीं तरमीम का, क्योंकि वो तो ज़रूरत थी। जो एक ही शख्स के पास जो ताकत का सरचश्मा रहा, आपने माजी में देखा कि 4 दहाइयों से क्या होता रहा कि कान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकालते रहे, मन मर्जी के सियासी फैसले होते रहे, नज़रिया ज़रूरत को बरूए कार लाया जाता रहा। तो ये सारी चीज़ें सामने थी जिसकी बिना पे 26वीं तरमीम ने आना ही था। कि उसकी वजह ये है कि जो हमारे अवाम के इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी उस पर। फिर आईनी बेंच बना, अब बर्डन जो है वो तकसीम भी होगा, आपको जो है तेज़ तरीन इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा, और हम जो दावा कर रहे थे आवाम को स्पीडी जस्टिस का, वो भी फराम होगा जी। ओके फैसल चौधरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम को आप जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि आईनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। योर कमेंट्स? देखिए, स्पीकर साहब के कमेंट जो है वाकई कानून से नाबलद हैं और वो ये बात कर रहे हैं। कोई भी कानून है वो अदालत में ही चैलेंज होता है और अदालत ही अल्टीमेट एक वो फोरम होता है जिसमें ये गुफ्तगू जो भी किसी भी तरमीम, और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अख्तियार है और हाई कोर्ट्स के पास पूरा अख्तियार है कि अगर वो कोई कानून साजी जो कि आर्टिकल 8 के अगेंस्ट हो तो उसको उस पर फैसला किया जाए और उसको कलअदम करार भी दिया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम जिस सूरत से लाई गई है और जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस कराई गई और फिर उसके बाद जो मार धाड़ और रिश्वत सतानी के जो बाज़ारों के तहत वो सारे मामलात किए गए हैं, उससे तो 26वीं आईनी तरमीम का लाना जो है उसका मकसद और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बर्बादी लाना था और वही लाई गई है, और जिसकी वजह से PTI का क्या लाहेअमल है? आज आपकी मुलाकात भी हुई है बानी PTI से, क्या अभी भी उस पे कोई आप समझते हैं कि एहतजाज करेंगे? यू हैव एक्सेप्टेड इट नाउ? नहीं, हाँ, 26वीं आईनी तरमीम को आउटराइटली रिजेक्ट किया इमरान खान साहब ने और उन्होंने इसको पाकिस्तान के जमहूरी और अदालती निज़ाम पे हमला करार दिया और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से फिर जो PTI के लोगों ने भी वोट दिए हैं वो उन्होंने ना सिर्फ पार्टी से गद्दारी की बल्कि उन्होंने मुल्क से और कौम से गद्दारी की है। देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे वो लाने का मकसद पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसको बिल्कुल अपना तहे तय करना है और इस वक्त जो है वो क्लॉग हुआ है वो बढ़ेगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स ना किया गया तो पाकिस्तान में जो है अदालती निज़ाम के अंदर पार्लियामान की फोरम से आपको लगता है कि रिवर्स होगी? इट हैज टू बी थ्रू द पार्लियामेंट। No, it has to be through parliament. There is no other forum. There is only one forum which is parliament. देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का इन दोनों पार्टियों को पता था कि वो आ रही है या नहीं आ रही है, ना ही इनको 27वीं का इल्म होगा। जिस रात मसवदा आएगा ये अच्छे बच्चों की तरह लाइन बनाएंगे और वहाँ पे गोलियां टिक्के खा के सुबह तक बैठे रहेंगे और फिर उसको पास भी करेंगे और पास करने के बाद फिर ये माथे पे हाथ मारेंगे कि ओहो इसमें तो फना चीज़ लानी थी
तो फलां चीज़ रह गई। प्रूफ रीडिंग भी जो है वो ऐसे ही है कि उसमें देखिए कि ड्राफ्ट को इतनी जल्दी पास कराने का क्या मकसद था, यानी सेनेटर्स आपने उठा लिए, बच्चे लोगों के उठा लिए, किसी को पैसे दिए, किसी को धोखा अपना धौंस दी और ये मामला कराया। इस तरह की जो तरमीमें हैं जो कि कंसेंसस ना हो वो कहाँ पे चलेंगी। देखिए जो असेंबली में बैठे हुए हैं इस वक्त मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के सपोर्टर हैं, वो फेलियर RTS की तो पैदावार है नहीं, ना ही थर्ड ऑप्शन है ज़हीरुल इस्लाम का। ये तो ये कहते हैं ना फॉर्म 47 ठीक है, अगर फॉर्म 47 के थे तो इनको नहीं आना चाहिए था असेंबली में कि हम ऐसी असेंबली में बैठेंगे ही नहीं, ये हर आईनी पोस्ट का इलेक्शन लड़ते हैं। मैं आपके दरमियान में बिल्कुल नहीं बोली। और जब पार्लिमानी कमेटी बनी इनके लोग उसमें बैठे और क्या कहते हैं वाले दिन भी बैठे। मैं बता रही हूँ 4 अमेंडमेंट इनकी थी जिसमें से 2 एक्सेप्ट की गई, 2 को जो है वो खुद JUI ने कहा कि वो चारों जरा गिनवा दीजिए। आप खामोश रहे प्लीज, आप वहाँ नहीं थे और आपको तो पता भी नहीं, आप ज्यादा बोलेंगे तो निकाल दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके लोग आखिरी वक्त तक मौजूद थे, फिर जब वो मुत्तफिक हो गए तो उन्होंने कहा कि हम जरा हमें ना अडियाला में मिलने की इजाजत दी जाए। एक दिन इसकी वजह से लेट हुई, जब वो वहां से आए तो वही हुआ जो पहले जो डायलॉग होते थे जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हमने 80% जो है वो टारगेट अचीव कर लिया और फिर उन्होंने सबूटैच कर दिया था, उन्होंने सबूटैच कर दी। उसके बाद फिर ये हुआ, नहीं मैं पूरी बात कर लूँ, आपने इतना टाइम दिया। उसके बाद ये हुआ कि जनाब ये जो थे किसी वजह से इन्होंने उस दिन हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मसाइल बहुत हैं, बाहर कुछ और लीडर है, अंदर कोई और लीडर है, किसी जगह कोई और है। फिर जो है जब जजेस चीफ जस्टिस की कमेटी बनी तो जो असेंबली के लोग हैं वो चाहते थे, बैरिस्टर गौहर चाहते थे, सब चाहते थे कि उसका पार्ट बने, लेकिन पता चला कि पॉलिटिकल कमेटी को जो है वो आजकल सलमान अकरम राजा डील कर रहे हैं, अभी इनकी दोस्ती हुई है, तो क्या कहते हैं उन्होंने कहा नहीं, जिसकी वजह से बहुत मसला पाया गया। अब फिर सुना है कि जुडिशल कमीशन की कमेटी में ये बैठेंगे। तो भाई देखें, आप में और हम में है फ़र्क। आप कहते हैं कि हमारे लोग उठा लिए गए, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती कराई गई, तो फिर आप उनको शो कॉज क्यों दे रहे हैं अगर उनके साथ ज़बरदस्ती हुई? ये बातें सोच समझ के करने की है ना। इसका जवाब ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि और लोग भी हैं फैसल साहब, यही लोग नहीं हैं, और भी लोग थे जो वोट दे सकते थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज। इनकलाब कैसे आएगा यार? सियासी अखलाकियात जो है वो इस तरह तबाह हो चुका है कि देखिए जो ये धौंस जबर और धांधली को बफखरिया अंदाज से मीडिया में पेश किया जाता है कि हमने किया है, जाके कर लीजिए जो कुछ करना है। और ये तो बेचारे हैं, इन लोगों की तो बात तब करें जब इनके पास इख्तियारात हो। ना पहला मुसवदा इनके पास था, ना आइंदा हमारे पास सारे मुसवदे थे, हमारे पास सारे मुसवदे थे, कहाँ पे रहेंगे और इनके आमिर डोगर ने कहा, जिसको ये कह रहे हैं कि गलत तरमीम हुई है, इनके आमिर डोगर ने असेंबली में कहा कि ये आईनी तरमीम, हमें तो इस पे कोई एतराज ही नहीं था। उसके बाद टेरियन को एतराज नहीं है, वो आपको कैसे बुरी लग रही है? आपको वो तरमीम, वो लोग अच्छे लग रहे थे, वो जजेस अच्छे लग रहे थे, नहीं कोई नहीं था, वही था और वही पास हुआ। और ये इनको असल में आदत हो गई थी कि ऐसे जजेस बैठे जो बगैर इलेक्शन के CM पंजाब मुंतखब करा दें, एक हफ्ते पहले कुछ और फैसला दें। इन्हें ऐसे जजेस चाहिए थे जो ऑडियो लीक को ना सुने। मैम जजेस को तो आपने चेंज किया तरमीम के साथ, जज तो आपने तब्दील किया है, ऐसे चाहिए थे उन जजेस में, उन्हें कोई मसला नहीं था जब वो बैठते थे ना, जब वो हम ख्याल बैठते थे, जब इन्हें कोई मसला नहीं था। जिनके लिए आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा कि 17 की 17 सहेलियां एक साथ बैठी रात भर और किसी एक का डिसेंटिंग नोट नहीं था, वो सारे जजेस अच्छे थे जो वजीर आजमों को घर भेजते थे। ठीक है, राइट, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन कमिंग टू यू, जो स्पीकर और ये तो उनके फवाद चौधरी ने खुद कहा कि ये कैसे जजेस हैं, यूसुफ रजा गिलानी को गलत घर भेजा गया। ओके, हम क्योंकि गिलानी को गलत ही घर भेजा क्या, तो उसमें कोई दूसरी राय है क्या? हाँ, तो वो जजेस साहब को पसंद आते थे, उस जजेस के ऊपर कोई एतराज नहीं था। हाँ, तो फिर ये जो सारा एक सिलसिला चल रहा था, इसको हर हाल में असेंबली ही से सही होना था, पार्लियामेंटेरियन नहीं करना था, और जब भी अमेंडमेंट होगी पार्लियामेंटेरियन ही करेंगे। लेकिन आपने सही नहीं किया, बर्बाद किया ना आपने।
आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है क्योंकि आपके अडियाला से बर्बाद कर दिया गया। अगर वहां से हाँ आ जाती तो हो जाता। मुझे बताएं वो कितना कानून जानते हैं, कितना जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सारे आपके कर रहे थे और अडियाला से मना हो जाता था। अगर हम नवाज शरीफ साहब को भी डिस्कस कर लें, नवाज अडियाला से तो मना होगा, अडियाला से तो जो बात सही होगी वही होगी। तो फिर कानूनदान आपने क्यों लगा रखे हैं? और फिर आप अडियाला वाले से इस तरह डरते हैं कि जेल से कॉल आती है और यहाँ पे गवर्नमेंट टांग जाती है। सलमान अकरम राजा क्यों है, दूसरे बैरिस्टर्स क्यों हैं, क्या बंद हो जाते हैं, लाहौर के बंद हो जाते हैं। अगर इजाजत टांगे कांपती हैं। नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की? नहीं कांपते, रात को दरख्त ऑक्सीजन अगर देंगे तो इस तरह के दिमाग होंगे। लेट्स वॉच नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है अमेरिका जाने से पहले। टांगों और हाथों के साथ। जर्मनी और जापान। कौसर कासमी साहब, नवाज शरीफ लंदन से अब अमेरिका चले गए हैं। एक तासुर ये है कि शायद अब वो कुछ अरसे के लिए वतन वापस नहीं आएंगे, क्या डेट है उनकी वापसी की? देखें जी, एक तो पहली बात है कि जाते ही वेरी सेकंड डे उनका हार्लेट स्ट्रीट जो क्लिनिक है, जो उनके डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उनका बाकायदा एक चेकअप हुआ जिसके लिए वो वहाँ पे गए थे। ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ पे हुई मियाँ साहब की, और रेगुलर सालाना एक चेकअप का सिलसिला होता है जो कि होना ही होता है। अब इस पे मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ तो आजकल सोशल मीडिया जो है हमारा, उस पर तो कोई कदगन है ही नहीं ना, तो वो जो मर्जी अक्टूबर तक की काफ़ी मीम्स बनी हुई है। देखिए वो बस यही तो मसला है ना, कोई किसी और मुल्क में आप इस तरह करें, सोशल मीडिया ही पे करेंगे, किसी और मुल्क में आप इस तरह करें, किसी का नाम लेके किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं, तो आपको लग पता जाएगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है। सो बट कैन यू गिव मी अ डेट कि वो कब तक वापस आ रहे हैं? देखिए जी, ये कुछ हफ्तों की बात है, कोई महीने की बात भी नहीं है। मे बी 2 से 3 हफ्ते में उनकी वापसी है। और जैसे ही वो अमेरिका सिर्फ 4 दिन के लिए वो गए हैं, 4 दिन बाद वो वापस लंदन होंगे, उसके बाद उन्होंने जर्मनी जाना है। तो इसी तरह की 2-4 मुलाकातें हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान वापसी है। ज़्यादा कमेंट नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने, अगरचे बहुत सारी बातें होंगी जिस पे वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्रेन किया बात करने से। मियाँ साहब की जो एक मजाक की आदत है उससे सारे वाकिफ़ हैं। वो जब निकल रहे थे तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका जाने से शायद वो मेरे हाल में 60 सेनेटर्स वाला कोई चक्कर तो मुझे लग नहीं रहा कि जो कि वो साउनी लॉबी और आपको पता है फॉरेन फंडेड फितने के ज़रिए एक ख़त लिखा गया जो बाइडन को कि हमारे खान साहब को अमरीकी ग़ुलामी से वो जो निजात उन्होंने दिलानी थी वो तो ना मिली, तो उनको किसी तरीके से पाकिस्तानी ग़ुलामी से निजात दिलाई जाए। इस तरह के अल्फाज वहाँ पे बयान किए गए और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और वहाँ पर जो है वो बड़ी जो रियासती इदारे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये कौन लोग थे सारे, उनमें से गिन लें आधे से ज़्यादा इजरायली नज़ाद और फिर बाकी जो उनके दोस्त अहबाब हैं उन्होंने ये ख़त लिखा। तो शायद मियाँ साहब ने उस तनाजुर में कह दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी था। तो एक वो संजीदा बात नहीं थी, मजाक के तौर पर आपने कहा मजाक भी किया और उस तनाजुर में भी किया। फैसल चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या आपकी क्योंकि बातचीत हो रही है मुसलसल खान साहब से, आपको लगता है कि फवाद चौधरी वापस आएंगे पार्टी में किसी वक्त? दैट्स अप टू खान साहब, उन्होंने डिसाइड करना है किसको लेना है, नहीं लेना है, किसको कब लेना है या नहीं लेना है। इट्स ऑल अप टू खान साहब। जब खान साहब फैसला करेंगे कन्वे कर दिया जाएगा। आज उनका जो पैगाम था वो दे दिया गया है और इससे ज़्यादा जो है वो मामला जो है नहीं है। राइट, आपने कुछ कहा शरद? मैं कह रही हूँ पैगाम जब दिया है तो वो अपनों ही को दिया जाता है कि मेरा पैगाम अपनों को दिया जाता है। वो कह रहे हैं अपनों को पैगाम दिया जाता है। चलिए लेट्स पॉन्डर ओवर दिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिडिल ईस्ट का इशू इस वक्त आपको एस्केलेट करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान क्या रिएक्ट करेगा और रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक और नया महाज खोल दिया है। इजराइल को पैदल पे कई महाज खोलना महंगा पड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका है जिसका अंजाम इजराइल के लिए बहुत भयानक हो सकता है। 26 अक्टूबर की रात इजराइल ने तेहरान और करच में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि करच वो शहर है जिसमें ईरान की जौहरी तनसीबात मौजूद हैं। इजराइल ये दावा भी कर रहा है कि ये हमले 1 अक्टूबर को ईरान के इजराइल पर जो बैलिस्टिक हमले थे ये उनका जवाब है। ईरान ने यह हमला नाकाम बनाने का भी दावा कर दिया है। 4 फौजियों की मौत की तस्दीक भी हुई है। लग रहा है कि ईरान इस हमले के जवाब में एक बार फिर
इसराइल पे हमला कर सकता है, मिसाइलों से उनको निशाना बना सकता है। तो सवाल ये है कि अब इससे आगे हम किस तरफ जाएंगे। अगर ईरान ने जवाबी हमला ना किया और खामोशी अख्तियार की तो उसको ईरान की कमज़ोरी समझा जाएगा। इंटरनल प्रेशर भी है इसराइल पर। ईरान के वज़ीर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि इजरायली हमला मामूली नहीं था, हम मुल्क और कौम के मफाद में इसका जवाब देंगे। लेट्स वॉच हिम। जबकि इजरायली वज़ीर आज़म ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। अब एक साल में क्या हुआ है? गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसराइल ने हज़ारों फ़ौजी गाज़ा और जनूबी लेबनान भेजे हैं, हज़ारों फ़ज़ाई हमले किए हैं और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम पर लाखों डॉलर खर्च कर डाले हैं ताकि मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोका जा सके, जो कि उनका बड़ा मशहूर डोम है। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अब इस वक्त इजरायली माइशत हमें नज़र आ रही है कि सफ़र कर रही है। अगरचे अमेरिका इसराइल की भरपूर मदद भी कर रहा है, हर तरीके से उनकी सपोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद आर्मी रेटिंग एजेंसीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। इसराइल को गाज़ा और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग किस कदर भारी पड़ रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इजरायली हुकूमत का तखमीना है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के अखराजात 60 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने पार्लिमान को बताया कि जंग का खर्चा 54 अरब से 68 अरब डॉलर तक हो सकता है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर बमबारी और फिर जनूबी लेबनान पर ज़मीनी हमले के साथ ईरान के खिलाफ मिसाइल हमले अखराजात में मज़ीद इजाफा करेंगे। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर जंग 2025 तक जारी रही तो अखराजात 93 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। इसराइल की सालाना आमदन 530 अरब डॉलर है और जंग का खर्चा उसकी आमदन का छठा हिस्सा होगा। बैंक ऑफ इसराइल ने हुकूमती बॉन्ड्स की फरोख्त में इजाफा किया है ताकि जंग पर उठने वाले अखराजात के लिए कर्जा लिया जा सके। सिर्फ मार्च 2024 में 8 अरब डॉलर की रकम हुकूमती बॉन्ड्स फरोख्त करके हासिल की गई। बैरून मुल्क मुकीम अफराद अब इसराइली हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। 9% से भी कम बॉन्ड्स बैरून मुल्क मुकीम लोगों के पास हैं, जो कि सितंबर 2 या 23 के मुकाबले में तकरीबन 5% कम है। बैनुल-अक़वामी मालियाती क्रेडिट एजेंसीज मोडीज़, फिच और SPN ने इजरायली हुकूमत के कर्ज़ों की रिपोर्टिंग में कमी की है। जंग के अखराजात पूरे करने के लिए इजरायली हुकूमत तकरीबन 10 अरब डॉलर तक टैक्स छूट का खात्मा और साथ साथ नए टैक्सों पर गौर कर रही है। सो यकीनन जहाँ पर एक तरफ जारहाना जुल्म व सितम जारी है, वहाँ पर क्या इजराइल को खुद भी इन एक्शंस का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर वकार मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये इशू गाज़ा का था, अभी हमें एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये खदशा है कि गाज़ा के ऊपर से तवज्जो कम हो जाएगी इंटरनेशनली? ये लड़ाई पहले भी 3 लेयर्स में हो रही थी। एक तो इमीडिएट लेयर है जो गाज़ा के अंदर हमास है और हिजबुल्लाह जो डायरेक्टली एंगेज थे, जिनको कहा जा सकता है कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। फिर हुतीज़ हैं, इसी तरह इराक में कतैब हिजबुल्लाह भी है, वो भी इन एक्शन होती। तो ये पहली लेयर है जो डायरेक्ट लड़ रही थी। सेकेंड लेयर में ईरान था, जो कि अभी आपने देखा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में एक शूटिंग वॉर शुरू हो गई है और ऑल्दो उसके अंदर गैप्स नजर आते हैं। उसके बाद फिर एक थर्ड लेयर है जो इनडायरेक्टली पीछे से ऑपरेट कर, वो तीसरी आप कह लें कि बड़ी पावर्स हैं, लाइक रशियन हैं, चाइनीज हैं और दूसरी तरफ आप कह लें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। सो एक तो ये है कि ऑलरेडी अगर इसके अंदर देखें इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, फिर जो माशी सपोर्ट है इसराइल को, अभी लेटेस्ट $5.2 बिलियन का मेरे ख्याल पैकेज अनाउंस किया। और आपकी बात ठीक है, मैं सर्वे देख रहा था कि इसमें कॉस्ट इसको डायरेक्टली $100 बिलियन तक जाएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज टूरिज्म खत्म हो गया। उसके बाद आई थिंक 3-4 साल तो शायद उधर कोई जाए नहीं इसराइल में। उसके अलावा जो इनका ट्रेड है, शिपिंग इंडस्ट्री, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया और फिर लॉसेस भी हुए हैं। इसके अंदर अभी लोग PTSD का शिकार हुए हैं। इनके 14,000 सोल्जर्स हैं और 1.5 लाख की आबादी भी PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। तो ये कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और मेरे ख्याल में ये इसमें ज्यादा ईगो का मसला बना हुआ है। पोलिटिकली चीजें हल हो सकती थी, लेकिन चूंकि ज़ायनिस्ट लॉबी समिति है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, सो दे हैव गॉन टू दिस लेवल कि पूरा जो खित्ता है वो किसी भी वक्त आई थिंक मिसकैलकुलेशन से आग की लपेट में आ सकता है। सो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, ईरान ने इसराइल पर 2 बराह रास्त हमले किए, इस वक्त क्या वो फिर एक हमले का सोच रहा है? इसमें आई थिंक जो डेट है अमेरिकन इलेक्शन की, ये पहले भी एक दिन डिस्कस हुआ था
कि इजराइल क्या करेगा। 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन है और उसमें एक बड़ा मेजर डिसीजन होना है, क्योंकि जो बाइडन जो है वो इन एनी केस अभी रिडंडेंट हो जाएंगे, चाहे कमला हैरिस आती हैं या ट्रंप। इसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड है, दिसंबर 20 जनवरी तक जाके फिर ट्रांजिशन होनी, तो 20 जनवरी को अगला सदर हलफ उठाएगा, लेकिन इसमें ट्रांजिशन शुरू होती है, ब्रीफिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक पीरियड होता है इंस्टेबिलिटी का, अमेरिका में डिसीजन मेकिंग का बड़ा इशू होता है, किस पे डाला जाए। तो एक तो इजराइल ने उसका फायदा उठाया और हमारी कैलकुलेशन थी कि अगर करेगा तो वो क्लोजर टू 5 नवंबर। और ईरान के पास भी यही विंडो है, अगर उन्होंने फर्दर आई थिंक वन अपमैनशिप कहते हैं वॉर में, अगर आप अपना पाँव पर रखना है तो वो भी इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली भी आई थिंक बहुत ज्यादा इजराइल में अभी प्रोटेस्ट भी हैं, नेतन्याहू को बड़ा हैकल किया गया। फिर आप देखा आज मतलब बस का एक अटैक हुआ है जो इजरायली ही था, ऑदो अरब था, उसने रॉ के हेडक्वार्टर के मोसाद के हेडक्वार्टर के नजदीक आई थिंक रैम्प की थी, उसमें काफी कैजुअल्टीज है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है मतलब इसमें बड़ा मुश्किल है। 3 सिनेरियोज बनते हैं, या तो इसी लेवल पे रहा जाए, दूसरा है कि शूटिंग वॉर शुरू हो जाए और एक रिस्पॉन्स आए और उससे ज्यादा डैमेज हो इजराइल को। और उसके बाद क्योंकि ये अटैक भी इन्होंने 100 एयरक्राफ्ट के साथ किया है, बड़ा प्लान था, 3 वेव में किया गया, तो बड़ा डिलिब्रेशन हुई थी इस पे किस तरह के टारगेट्स होंगे, तो एक चांस उसने लिया है। तो इसमें आई थिंक हतमी तौर पे कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन 3 सिनारियोज बन सकते हैं। करंट स्टेटस को यानी इसमें हल्की फुल्की आप कह लें कि फायरिंग होती रही। दूसरा ये है कि ईरान इजराइल एक शूटिंग वॉर में चले जाए। और तीसरी फिर लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है, कम से कम रीजन में एक मिनी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। ओके, मिनी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है आप कह रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन का, यकीनन बहुत अहम है। हमने देखा है कि एक तरफ जहाँ पर एक नाराज़गी का ट्रेंड नज़र आया है इन पर्टिकुलर जूश वोटर्स में बाइडन साहब की पॉलिसीज़ पर, उन्हें लगता है कि उनको और ज़्यादा उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी। वहीं पर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और अमन की बात कर रहे हैं। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है इस इलेक्शन में? जी, ट्रंप अगर आते हैं तो फर्क तो पड़ेगा, बिकॉज 2 वॉर जिसमें बड़ी हो रही हैं और इसमें एक्चुअली यूरोप और अमेरिका का अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके एलाइज का। एक रशिया यूक्रेन वॉर है जिसमें ट्रंप का संभव झुकाव है बेसिकली कि इसको आप रिजॉल्व करें डिप्लोमेटिकली और इसको यहाँ पे रोका जाए। और दूसरा मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी कॉस्ट, अभी अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली थ्रेटन होंगे। दूसरा जो इनकी क्रेडिबिलिटी पे डेंट आया है, आई थिंक ये भी दोनों वॉर्स की वजह से। वेस्ट का साफ ज़ाहिर है, नेटो, उसके बाद इजराइल अमेरिका अलायंस का बहुत बड़ा ऑरा था, एक खौफ था, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो रहा है। बिकॉज उसमें आप देख रहे हैं कि हमास है या हिजबुल्ला है, उसके बाद हुतीज हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली रिएक्टिव फोर्सेस आपको आगे लगाए हुए, और वो जो डर था आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो, विच इज वेरी डेंजरस फॉर अ सुपर पावर। सेम इज यूक्रेन में जो है रशिया के साथ कंपटीशन में नेटो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। तो मेरे ख्याल में इन अगर रेपुटेशन बचानी है और आगे बिजनेसेस हैं ग्लोबल जो इनका, और ऑलरेडी रिसेशन में वेस्ट भी आप देखेंगे जर्मनी जैसी स्ट्रॉन्ग मैशत हुए रिसेशन में जा चुकी है, सो उसमें भी बड़ा प्रेशर। तो मेरे ख्याल में अगर इनको अक्ल आती है और कोई सेन लोग बैठे होते, दे शुड गो फॉर पीस। अभी इजिप्ट ने भी अनाउंस किया प्रेसिडेंट सीसी ने कि बीच में आप सीज फायर करें, इसमें कुछ वो अरेंजमेंट करना चाहते हैं। और जितनी आई थिंक कैजुअल्टीज हो चुकी हैं वो तो डेफिनेटली 42,000 प्लस है। लेकिन आपको क्या लग रहा है अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट किस तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है, डेमोक्रेट्स की तरफ या रिपब्लिकन्स की तरफ? जी, इस दफा बहुत ज्यादा टफ फाइट है और ट्रम्प ने खुद कहा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर बाकी स्टेट्स देखें 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसके अंदर फिर पेंसिल्वानिया स्टेट बेशक आप नोट कर लें, ये डिसाइड करेगी, उसके 19 इलेक्टोरल वोट्स और सम जो कैलकुलेशन है बाकी तमाम स्टेट्स में ये बराबर होंगे, जो पेंसिल्वेनिया जीत जाएगा। और आप लास्ट वीक की कैंपेन देखें तो सब जो है, चाहे कमला हैरिस है चाहे ट्रम्प है, सारा जोर उस पर लगा रहे हैं। सो इट्स इवनली बैलेंस। और उसमें जो है और अभी जो अटैक हुआ है आई थिंक इसराइल का, प्रॉब्ली ये जो बाइडन को भी इनडायरेक्टली या आपके डेमोक्रेट्स को फायदा देने के लिए था कि चलें यहाँ पे अमेरिका ने इनको लीवरेज दिया है। लेकिन आई थिंक पेंसिल्वेनिया इज गोइंग टू डिसाइड, तो 50-50 है, इसमें हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। राइट, ब्रिगेडियर वकार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 3 अहम सिनारियोज उन्होंने बताए हैं कि अगर ये जो टेंशन है इस वक्त मिडल ईस्ट की वो कंटेन नहीं होती, उसमें आप एक कॉस्मेटिक किस्म की चपकलिश देख सकते हैं ईरान और इजराइल के दरमियान। आप उनके अंदर फुल फाइट भी देख सकते हैं और फिर एक मिनी वर्ल्ड वॉर की तरफ भी ये मामला जा सकता है। सो यकीनन कॉशन इज़ द की। लेकिन इस वक्त मामलात हमें नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ इमोशंस राइफ हैं। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।